तो आखिरकार हम भी चांद पर पहुंच ही गए। जी हाँ, बिल्कुल 23 अगस्त 2023 शाम का 6:02। यही वो वक्त था जो हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया और हम भी दुनिया में चौथे देश हो गए जिसने चंद्रमा पर अपना लॉन्चर लैंड किया। पहले अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद हमारा चौथा पोजीशन रहा है दुनिया में। और ये सबसे ख़ास ये है कि साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत एक पहला देश बना है। और इसकी खुशी पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। सारे लोगों की निगाहें हम पर टिकी थी और सारे लोग, जब 6 बजा था तो सारे लोग टीवी लेके बैठ गए थे और हम सब की निगाहें, हम सब भारतीयों का जो एक एक मिनट का जो वक्त था बहुत ही ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ा रहा था। आखिर हमने सफलता पाई और चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उसको सुधारते हुए हमने चंद्रयान 3 पर काम किया और हम सफलतापूर्वक अपने मिशन में कामयाब हुए। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होने से हमारी पूरी न्यूज़ लाइन नेटवर्क की टीम, इसरो के सारे साइंटिस्ट और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। नमस्कार, मैं जिशान, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क, सच खबर सब पर नज़र। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, काबिल गौर बात यह है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी पोल ही क्यों, साउथर्न पोल ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जिस पर सारे बड़े बड़े कंट्री लगे हैं उसके भेदने में। बेसिकली यहाँ जब से चंद्रयान 3 लॉन्च किया है तब से दक्षिणी जो ध्रुव है उसकी चर्चा हो रही है। असल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों पर क्रेटर मौजूद है। क्रेटर को आसान भाषा में कहें तो बड़े बड़े गड्ढे, जहाँ अरबों बरस से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, इसलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान काफ़ी कम है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई है कि इस क्रेटर में, इस गड्ढे में बर्फ़ होने की, पानी के बर्फ़ होने की संभावना मिल सकती है। इसलिए सारे ताकतवर मुल्क जो है मून मिशन में चांद के ऊपर साउथ पोल पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव क्रेटर पर, वो जो चांद का दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर है उससे सौर मंडल के बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा सौर मंडल का इतिहास क्या है। और सौर मंडल के भी पैदा होने में इसमें बहुत बड़ा भूमिका माना जा रहा है। इन्हीं विशेषताओं के चलते वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि चांद पर इसका जो है मानव की बस्तियां, आने वाले भविष्य में चांद पर भी मानव की बस्तियां बसाई जा सकती है, वहाँ भी प्लॉट काटे जा सकते हैं। अमेरिका का नासा भी आर्टेमिस ये जो अभियान के अंतर्गत 2025 में अब मानव को चंद्रमा पर भेजेगा। चंद्रयान 3 का काम चंद्रयान 2 के फेल होने के तुरंत बाद से उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। और जी हाँ, 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। आज हम ये जानेंगे कि आखिर 40 दिनों तक ये चंद्रयान आसमान में और चंद्रमा की सतह पर क्या कर रहा था। ये वही दिन था जो ठीक 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद, जो हमारा पिछला मिशन चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद हमने फिर से अपना मिशन स्टार्ट किया था। और 23 अगस्त को हम सब जानते हैं शाम के 6:02 पर हमने सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन ये सफलता बहुत ही आसान नहीं थी। बाद का जो 15 मिनट था वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी लास्ट समय पर जाके हमारा मिशन फेल हो गया था। आज हम सभी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि चंद्रयान 3 जो है ये किसी यान का नाम नहीं है, स्पेस जो है रॉकेट का नाम नहीं है। ये एक चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन है उस मिशन का नाम है। और मुख्य तौर पर हमारा जो स्पेस क्राफ्ट होता है ना, वो उसके 3 हिस्से होते हैं। हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है उसको उड़ाने वाला, जो उसको उड़ाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमारा लैंड करने वाला, उसको बोलते हैं लैंडर मॉड्यूल, जो कि पिरामिड के शक्ल का होता है और काफ़ी मजबूत होता है।
और उसका काम है चंद्रमा के सतह पर उतर के वहीं रुके रहना। और तीसरा जो हिस्सा होता है हमारा घूमने घुमाने वाला हिस्सा और रिसर्च करने वाला हिस्सा होता है, उसको रोवर कहते हैं। और रोवर को जो है हमारा जो लैंडर है उसके बीच में सेफली डाल के भेजा जाता है। पिछले जो चंद्रयान 2 है उसमें एक और हमारा हिस्सा था ऑर्बिटर, जो कि इस नए वाले चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, जो कि हमारा पिछला ऑर्बिटर हमारा वहाँ आसानी से काम कर रहा है और उसी के मदद से इसरो जो है इसमें भी सहायता ले लेगा। वो हमारा सफलतापूर्वक चांद के चक्कर काट रहा है और जो चंद्रयान 3 जो है उसी का इस्तेमाल करेगा। तकनीकी ज़बान में इन हिस्सों को मॉड्यूल बोलते हैं, लेकिन काम की बात यह है कि तीनों हिस्से करते क्या हैं। अब हम ये जानेंगे तीनों हिस्से करते क्या हैं। सबसे पहले हम प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में समझते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली एक पालकी की तरह है। पालकी का काम होता है आदमी को बैठा के ले जाना, वो पहले ज़माने में हुआ करता था। तो उसी तरह इसका काम पालकी का है। ये लैंडर और रोवर को चंद्रमा तक लेके सही जगह पर उसका काम था और उसने पहुंचा दिया, है ना। उसके बाद वहाँ से लैंडर अलग हो गया। लेकिन जुदाई का मतलब ये नहीं है कि वो साफ उन दोनों में ये दोनों का कनेक्शन बना रहा, दोनों की गुंजाइश बनी रहती। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है लैंडर और रोवर का कम्युनिकेशन के बनाए रखने में के लिए जो ऑर्बिटर की तरह चारों ओर का चक्कर लगाता रहता है। लैंडर और इसरो के भी संपर्क के लिए ही बेसिकली बीच का चैनल है। दूसरा हिस्सा हमारा होता है लैंडर मॉड्यूल। ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो किसी दूसरे ग्रह या चांद की सतह पर उतरता है और वहीं रुका रहता है। और सवाल ये आता है कि जब रुका रहेगा तो रिसर्च कैसे होगा। और ये काफ़ी, हमने बताया, काफ़ी मजबूत होता है, पिरामिड के आकार का होता है। और ये जो है एक रोवर के लिए एक शील्ड का काम करता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, मतलब कि सुरक्षा कवच का काम करता है, जो लैंडिंग के समय किसी प्रकार के नुकसान होने से बचाता है। लैंडर जब अपनी जगह पर स्थिर रहता है तो रिसर्च कैसे होगी, यहाँ पर सवाल आता है। तो इसके लिए तो इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो इसके लिए वो जो तीसरा हिस्सा है हमारा रोवर, उसकी बारी आती है। रोवर 6 पहिए वाली एक डिवाइस का नाम है, या आप उसको व्हीकल बोल लेंगे, जो सतह पर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इधर उधर घूमकर रिसर्च करती है, उसके तस्वीरें भेजती है। मतलब ये है कि पहले लैंडर लैंड किया, फिर उसमें से 2-2.5 घंटे के बाद जो है रोवर वो बाहर निकला और खोज के लिए चल पड़ा। कुछ रोवर को इंसान को चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिज़ाइन जो है एस्ट्रोनॉट के लिए भी जो जाते हैं स्पेस में, तो उनके गाड़ी के लिए भी किया जाता है। बेसिकली ये एक खुद में एक रोबोट है जो खुद इधर उधर जाता है और चंद्रयान 3 में जो है इसी को भेजा गया है। इसलिए रोवर को पूरी तरह से रोबोटिक बनाया गया है ताकि वही जाके सारी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर वो इसरो को जानकारी देगा। आखिर सवाल ये आता है कि 40 दिन तक हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने किया क्या स्पेस में जाके। तो पृथ्वी से उड़ान भरने के तुरंत बाद आखिर चांद तक ये कैसे पहुंच गया चंद्रयान 3, स्टेप बाय स्टेप चलिए हम लोग समझते हैं। ये 14 जुलाई को LVM-3 रॉकेट से इसको चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो 16 मिनट बाद 2:51 पर चंद्रयान 3 जॉयस इनकोरोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। यानी कि पृथ्वी से बाहर निकलकर पृथ्वी के चारों ओर उस कक्षा में आ गया जिसमें पृथ्वी की दूरी हमेशा एक समान रहती है। यानी कि इस गोलाकार कक्षा में चंद्रयान ने पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त पृथ्वी से हर समय एक ही समान की दूरी बनाए रखी। इसके बाद चंद्रयान ने अपने इलिप्टिकल पाथ का दायरा बढ़ा दिया और यानी उसने चक्कर मारने का जो स्पीड था वो बढ़ा दिया। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट ट्रांसफ़र किया। अब 6 दिन तक जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो लगातार चंद्रमा की तरफ बढ़ता रहा। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया और फिर 13 दिन तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाए। इसके बाद चंद्रमा के बाहरी सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूलर से अलग हो गया। प्रोपल्सन मॉड्यूलर ही लैंडर को स्पेस तक लेके गया था और आखिरी में लैंडर को चंद्रमा के ऊपर ही कक्षा में अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। आखिर वह दिन आ गया।
23 अगस्त को, जिस दिन हमने चाँद पर अपना चंद्रयान उतारा। और उसके बाद बेसिकली हम ये जानेंगे कि पिछली जो हमारी चंद्रयान 2 में जो गलतियाँ थी, उस गलतियों से सबक लेके हमारे जो साइंटिस्ट हैं इसरो ने बहुत बड़ा सबक लिया। इसमें वो सारी गलतियाँ नहीं दोहराई जो पिछले हमारे चंद्रयान 2 में दोहराया गया था। पिछले मिशन से सबक लेकर हमने क्या सुधार किए, इस पर चर्चा करते हैं। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था रास्ते में भटक गया था, और इसको ऐसे समझते हैं कि लैंडर जो है एल्टीट्यूड, होल फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच में था, और ये एक टर्मिनल डिसेंट फेज में पहुंच पाता इससे ठीक 3 मिनट पहले ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया और चांद के सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसके बाद हमारा जो है मिशन फेल हो गया था। और इसे गड़बड़ी यहाँ ये हुई कि इसे लैंड करने के दौरान 55 डिग्री पर घूमना था, लेकिन ये 410 डिग्री से ज़्यादा घूम गया। मिशन के फेल होने में इसरो ने चंद्रयान 3 में जरूरी सुधार किए, और मिशन के आखिरी अभी जो ये चंद्रयान 3 था इसका भी ये भी काफ़ी आसान नहीं था। मिशन के आखिरी जो है 2 घंटे बहुत ही कठिनाई के गुजरे हैं। आखिरी 15 मिनट और ज़्यादा क्रिटिकल था। लैंडर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस दौरान लैंडर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज चांद की सतह से समानांतर उड़ान भर रहा था, और इन्हीं 15 मिनट के दौरान लैंडर अपनी दिशा से 90 डिग्री में बदला, और चांद के सतह पर ये वर्टिकल यानी सीधा ऊपर से नीचे इसको उतरना था। नीचे आते वक्त जो है लैंडर को लगातार अपनी स्पीड कम करनी थी, और ये धीरे धीरे चांद के सतह पर इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। इसका कंट्रोल जो है इसरो के पास नहीं था। इसरो ने इसका सारा दारोमदार उस प्रोग्रामिंग में सेट कर दिया था और फीड कर दिया था, जो ऑलरेडी लैंडर में उसको 1 हफ्ता पहले इसरो ने फीड कर दिया था। ये पूरी जिम्मेदारी लैंडर की थी। यूँ कहें कि इसरो ने लैंडर को वो पर्ची लिख के डाल दी थी कि कहाँ उतरना है, किधर से राइट टर्न लेना है, किधर से लेफ़्ट टर्न लेना है, किधर से यू करना है। और लैंडर का ये काम था कि वो अपने सूझबूझ से इस मिशन को सक्सेस करे और सॉफ्ट लैंडिंग करे। जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि चांद के सतह पर समानांतर दिशा में जो गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा थी, इसी स्पीड को कम करते 0 की तरफ लाया गया। इसके लिए थर्स्टेड इंजन का रेट्रोफायर किया गया, और रेट्रोफायर करने के दौरान इंजन जो है उल्टा डायरेक्शन में लैंडर को धक्का मारने लगा। यूँ कहें कि लैंडर ब्रेक मार रहा था, तब जाकर लैंडर जो है तकरीबन 0 की रफ्तार में 23 अगस्त को शाम, हम सब जानते हैं, शाम के 6:02 पर धीरे धीरे साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश चांद पर उतरा। इस दौरान जो है हमारे पीएम मोदी भी वर्चुअल से मीटिंग से जुड़े थे, और उन्होंने भी इसको लाइव देखा। और सारी दुनिया जो है, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे जो पीएम जो हैं वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 से हमको मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा। चंद्रयान 3 से हमें मिलेगा नया डाटा, इसरो को आएगा डाटा, जिससे वो आगे की जो भी चांद की योजनाएं हैं उसमें वो और बेहतर से काम कर पाएगी, और चांद को जानने में और ज़्यादा मदद मिल पाएगा। और ये जो डाटा होगा बिल्कुल नया होगा, अछूता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद हमारे पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है, फिर भी चांद पृथ्वी को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने क्षितिज पर हल्की झुकी हुई है। और हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है इस झुकाव को भी नियंत्रित करने का काम करता है, और उसी नियंत्रण से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और समुद्र में जो लो टाइड, हाई टाइड होता है, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है वो समुद्री लहरों की गति को भी नियंत्रित करती है। अगर चांद की नई
जानकारियाँ सामने आती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों पर जो पृथ्वी पर जो चंद्रमा के प्रभाव है उसको बेहतर तरीके से जानने में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव के चट्टानों की मिट्टी और केमिकलों के जांच से ये पता लगेगा कि क्या वहाँ क्या वातावरण जो है कैसा है, वहाँ मानव के रहने लायक है कि नहीं है। इससे भविष्य में चांद पर इंसानों की जो है भेजने की मिशन में काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी और काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जो वैज्ञानिक चांद पर जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं, है ना, और उनको सफलता मिलेंगी। अभी तक जो वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जो तापमान है पृथ्वी की तरह सामान्य नहीं है। यहाँ तापमान तेज़ी से बदलता रहता है। दिन में 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, जबकि रात में माइनस 173 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। लेकिन चांद के पास कई ऐसा संसाधन है जिनके लालच में दुनिया के देश, स्पेस एजेंसियां चांद को और ज़्यादा खोजने में लगी हैं। और ये हमारा चंद्रयान मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दुनिया में हमारा जो इसरो है वो बहुत कम खर्च में स्पेस पर अपना प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जाना जाता है। इसका हम उदाहरण इससे ले सकते हैं जो कि हमारा कुंभ मेला का बजट है वो भी 550-600 करोड़ का बजट होता है। अभी दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार है उसने ऐड पर खर्च किया, 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी आदि पुरुष जिसका बजट था 700 करोड़, और हमारा जो चंद्रयान 3 बना है जिसका मात्र बजट था 615 करोड़। हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत, और अभी इसी के पैरेलल में जो रसिया ने जो लूना 25 भेजा था उसका बजट था $200 मिलियन, यानी 1.6 अरब रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो है बजट कितना सस्ते में हमने कामयाबी पाई है, इसलिए दुनिया हमारे तरफ निगाह बनाई है। और इसरो चाहे तो पहले से और सबक लेके हमारा और जो है बजट कम कर सकती है। क्योंकि हम अगर निगाह डालें पिछले बजट पर तो चंद्रयान जो हमारा पहला था वो 22 अक्टूबर 2005 को हमने लॉन्च किया था और वो सफलतापूर्वक लैंड किया था। जो कुल 312 दिनों तक इसने चंद्रमा की प्रक्रिया किया, वो हमारा सफल प्रोग्राम था जिसका मकसद था वहाँ सतह का मानचित्र का चित्रण करना, खनिज का अध्ययन करना, चंद्रमा पर पानी का पता लगाना, पानी है कि नहीं है। और इसका बजट था सिर्फ 386 करोड़ रुपया। उसके बाद हमने एक दशक बाद हमने चंद्रयान 2 की कल्पना की। 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर अपने अंतिम चरण में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अपने पाथ से भटक गया। और चंद्रयान 2 में जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसको चंद्रयान 3 में सुधारा गया। और चंद्रयान 2 में ये माना जाता है, इसरो ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये दुर्घटना हुई थी और वैज्ञानिकों ने इस चूक का पता लगाया और उस पर काम किया। और इसका बजट चंद्रयान 2 का बजट जो था 978 करोड़ रुपया था, और ये चंद्रयान 3 का बजट जो है हमारा 615 करोड़ है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी बेहतर जानकारी की चीज़ें लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।